Mumbai has been the first preference of companies, it has been the first preference of job seekers, all of these decades. But now it's also a city in decline. So many other cities are taking over in a sense that startups are now, they accept Bangalore as their capital, and ports and all of these infrastructure companies, they are now in Gujarat and Ahmedabad. So somewhere there is a sense that Mumbai needs change, and for change we require new leaders as well. And in this search for new leaders, I came to meet Mr. Divesh Yadav. Mr. Divesh Yadav is a businessman and also a politician. He has been a social worker. He also, basically, he's a multifaceted person who takes a keen interest in social work and everything around Mumbai. And he's born and brought up in Mumbai. He is in a position to give us a feel of what people behind the scenes in the leadership thinks. Divesh ji, welcome to our video interview. Let's have a discussion on you and your work and your thoughts, and let people come to know about more about you. Divesh ji, Bombay is suffering in some way, at least, right? When you go to Delhi, when you go to Bangalore, you don't have to suffer from local trains. You don't have to suffer from broken pavements. You don't have to suffer from potholes to the extent prevailing here. So why do you think all of this is happening? Bombay, what does Mumbai need now? Basically, Mumbai is in a need of change in leadership, plus fresh crops of leaderships. The people who have ruled Mumbai have exploited it to a very greater extent, which needs to be changed. See, Mumbai people are shifting. They may be shifting, but basically their factories are shifting. The corporate houses, corporate companies, offices are still here. They are working from here. Mumbai, as on today also, is the highest tax paying place. that shows the potential. अब हम इसको मूवी की तरह देखें कि ठीक है, पुष्पा KGF ने बहुत अच्छा बिजनेस किया, लेकिन जब एक पठान आई शायद 50% ही उतनी अच्छी थी, लेकिन धंधा उसने डबल किया. तो आज के दिन में बॉम्बे जहाँ पर भी है, बाकी शहरों के आगे आज भी है. ये तो आज भी हमें मानना पड़ेगा. दिवेश जी, आप बिजनेस करते रहे हैं और पॉलिटिक्स में भी आपने एंट्री मारी है, तो ये आपको पॉलिटिक्स में आने का ये डिसीजन कैसे लिया आपने? देखिए, हम लोग जब बिजनेस करते रहते हैं तो लोग मिलते रहते हैं कुछ सोशल कॉजेज़ से, तो हमको ऐसा लगा कि हमको कुछ सोशल कॉजेज़ करने चाहिए. और सोशल काम करते करते हम लोग सोशल वर्क्स में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए, और करते करते ये पता चला कि जो हम लोग के रिसोर्सेज हैं वो बहुत सीमित है, और गवर्नमेंट के पास जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ही ज़्यादा है. और कहीं ना कहीं हमको गवर्नमेंट की सहायता, गवर्नमेंट की एजेंसियों की सहायता से काम सुचारू रूप से हम लोग कर पाएंगे, मदद अधिक से अधिक पहुंचा पाएंगे. और जब हम गवर्नमेंट एजेंसीज़ का से फ़ायदा लेने की बात करते हैं तो कुछ ना कुछ उसमें अड़चन आते रहती है. जो सोशल वर्कर, उतनी सुनवाई नहीं होती है. हमको इसके पास जाना पड़ता है, MLA के पास, MPs के पास, जो नगर सेवक हैं उनके पास, तो थोड़ी बहुत उसमें सुनवाई हो जाती है, काम होता है. ऑफिसर्स थोड़ी उनकी बात को गंभीरता से लेते हैं, सुनते हैं, काम करते हैं. तो हम लोगों को लगा कि हमको भी पॉलिटिक्स में आना चाहिए. जो काम बाधित हो रहे हैं उसको ठीक तरीके से करने के लिए हम लोग को स्वयं पॉलिटिक्स में आना चाहिए, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट पब्लिक से कनेक्टेड हैं, और पब्लिक का काम हमको सरकारी एजेंसियों से बेहतरीन से
तरीके से कराने के लिए हमको इनको राजनीति में आना ज़रूरी है। इस सोच से हम लोग समाज सेवा से राजनीति में आने का हम लोग ने मन बनाया। दिवेश जी अभी भी बहुत ही एक्टिव बिजनेसमैन है, अपना सारा काम करते हैं। रियल एस्टेट का बिज़नेस हो, चाहे वो उनका ऑटोमेंस सर्विस सेंटर हो कार्स के लिए, तो और या टेलीविज़न सीरियल्स को फाइनेंस करना हो, उद्योग में आज भी वो उतने ही सक्रिय हैं। और उसके अलावा पॉलिटिक्स में आने से शायद ये जो कह रहे हैं कि भाई करना ज़रूरी है कि भाई 24 आवर्स की ही ज़िंदगी है लाइफ में, लेकिन शायद पॉलिटिक्स के बिना अपना इम्पैक्ट इतना कर पाना कठिन है। दिवेश जी, कई लोगों के मन में आजकल सवाल आता है कि हमें पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी चाहिए, इस कारण से जो आप कह रहे हैं कि भाई अगर हम अच्छा काम कर सकते हैं थ्रू पॉलिटिक्स, लेकिन पॉलिटिक्स शुड ऑल्सो ज्वाइन द पर्सन हु इज़ इंटरेस्टेड। जैसे आपको बीजेपी ने अपनाया, आपको जगह दी, और हम इस पर भी आएंगे कि बीजेपी के प्रति आप कैसे आकर्षित हुए। तो ये भी तो एक होना चाहिए ना, इट्स अ टू वे स्ट्रीट राइट, कि पॉलिटिकल पार्टी टेक्स अ डिसीजन कि हाँ आप हमारे साथ शामिल होइए, पोस्ट होल्डर बन के शामिल होइए। तो ये कैसे हो पाता है? देखिए, पॉलिटिक्स की अपनी कंपल्शंस है और उसका अपना तरीका है काम करने का। उसमें अलग तरीके का काम है, आपका एक्सेप्टेंस उसमें करा के लेना आपके काम के माध्यम से, वो आपकी कैसी निपुणता है, काम की वर्किंग कैपेसिटी कैसी है, कैसे आप लोगों को साथ में लेके चल सकते हैं, उस हिसाब से आपका पॉलिटिकल कैरियर पद उस हिसाब से आपका बनता है। आपने एक सवाल किया कि बिजनेसमैन होते हुए भी आप पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, तो देखिए रोजी रोटी चलाने के लिए तो बिज़नेस होना ज़रूरी है। राजनीति कोई रोजी रोटी चलाने का क्षेत्र नहीं है, कोई मीडियम नहीं है। आपको अपना उद्यम होना या नौकरी होना वो ज़रूरी है आपकी जीविका चलाने के लिए। कुछ लोग सोचते होंगे कि हम राजनीति में आए और ये जीविका का साधन बनाएं, तो वो गलत है। राजनीति आपकी सेवा मांगती है, आपका समर्पण मांगती है, वो आपको कुछ कमा के नहीं देगी। आपको अपना समय देना है, लोगों के लिए समय देना है, वो उस तरह का काम मांगती है, आपका समर्पण मांगती है। और आप सिर्फ समर्पित रहेंगे लोगों के प्रति, तो आपकी जो पारिवारिक सामाजिक जिम्मेदारी है उसका निर्वहन आप नहीं कर पाएंगे। इसके लिए काम करते हुए आपको पॉलिटिक्स में रहना है। ठीक है, अभी काम करने के तरीके बदल गए हैं, सिस्टम्स आ गए हैं। उस सिस्टम्स के तहत आपकी काम बिजनेस ऑटोनोमस हो सकते हैं, स्वचालित हो सकते हैं। तो आप पॉलिटिक्स में ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं और बिजनेस को भी सुचारू रूप से चला सकते हैं। हाँ, ये बहुत बड़ा आपने मुद्दा छेड़ा है कि एक तो ये बात ज़रूर है कि जो पॉलिटिक्स के बारे में लोग देखते हैं कि अरे यार दे आर रिच पीपल, दे हैव लॉट्स ऑफ लैंड, दे हैव लॉट्स ऑफ प्रॉपर्टी, बट दैट इज़ लिमिटेड टू अ वेरी स्मॉल सेगमेंट ऑफ पॉलिटिशियंस। ज़्यादातर जो पॉलिटिकल लीडर्स से हम मिलते रहे हैं इस सर्च के दौरान, हमने ये देखा है कि समर्पण ही उनका जीवन रहा है, कि वो फाइनेंशियली यहाँ से यहाँ आए वाइल परसुइंग पॉलिटिक्स। तो इसमें एक आपने ये बात रखी कि अगर हम बिज़नेस के अलावा पॉलिटिक्स करते हैं तो ऑटोनोमस बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी आज के दिन में अवेलेबल है उसके कारण ये संभव हो पा रहा है। क्या फिर भी आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में भी ये लागू हो पाता है कि भाई डू यू थिंक कि बिजनेस है स्टिल इज सक्सेसफुल वाइल बीइंग इन पॉलिटिक्स की नहीं आहत होता है? यस, आहत होता है, बट यू हैव टू मैनेज योर टाइम। सी यू विल हैव टू गिव टाइम टू द बिजनेस आल्सो, एंड आफ्टर गिविंग सम टाइम you have to give time for the politics. So is it possible for a person to have a good family life, to do politics and to run business? Yes, it is possible, because see, I have seen so many MLAs. On Sundays they don't meet anyone. They are fully off. They are with their family. Also they don't see their businesses also, not in the
they don't do any political work or any business work. They are with the families. Even if you are working 9 to 6 or 7, you can spare only time on the holidays with the families. If you are a working class people. Same is with the politicians also. You have to take time. You have to manage the time. And you can have a family life also. ठीक है. सो लिखते हैं, देखिए बहुत बड़े बड़े अपने पॉलिटिकल लीडर्स हैं एट द नेशन लेवल, यू नो, दे आर बैचलर्स, सो मे बी इट इज़ अ मैसेज फॉर देम ऑल्सो. हालांकि चलिए उसके जो फैमिलीज नहीं है, हाँ, तो वो एक साधु की तरह हैं और वो अपने काम के लिए डेडिकेटेड हैं. उन्होंने एक लक्ष्य बना लिया है कि मुझे नेशन की ही सेवा करनी, मुझे यही करना है. दे आर इंटरेस्टेड इन दैट and they are doing that. This is an indirect praise for Rahul Gandhi, Mamata Banerjee, Narendra Modi. So anyway, let's accept the praise for them. दिवेश जी, एक सवाल ये आ रहा था कि जॉब्स के बारे में एक सवाल पूछते हैं. आप बिजनेसेस करते हो, सक्सेसफुली करते हो और मल्टीपल बिजनेस आपने खड़े किए हैं. व्हेन यू आज के दिन में अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मैटर हो रखा है. एक तो हम बातें करते हैं कि हाउ टू गेट अ जॉब. एक दूसरी बात ये आती है कि अगर आदमी कोई वर्क फोर्स में ज्वाइन कर पा रहा है, जॉब ज्वाइन कर पा रहा है, तो उसको वो अपॉर्चुनिटी कैसे यूटिलाइज़ करनी चाहिए, क्योंकि बहुत कम्पिटिटिव मार्केट है. एक जगह के लिए 10 लोग कभी भी तैयार हैं टूट पड़ने को. तो ऐसी व्यवस्था, ऐसे दौर के दौरान आप वर्क फोर्स के लिए, यंग एम्प्लॉयज़ के लिए क्या कहना चाहेंगे? एनी एडवाइस फॉर देम टू? देखिए, यंग एम्प्लॉयज़ के लिए तो मैं यही कहता हूँ, इन द बिगनिंग ऑफ योर कैरियर आपको बहुत हार्ड वर्क करना है. अभी मैं कुछ यंगस्टर्स को देखता हूँ कि दे वांट इजी जॉब, कि जिसमें कम मेहनत हो और हमको सैलरी अच्छी मिले. तो कम मेहनत में क्या होता है, आपका नॉलेज नहीं मिलता है और वो आपके अर्ली एज के कैरियर में जो आपके एनर्जी लेवल होता है उसका यूटिलाइजेशन नहीं होता है. आप उसमें बहुत कड़ी मेहनत करिए और उसका नॉलेज गेन करिए. जो भी जॉब आप कर रहे हैं, आप इजी जॉब के लिए मत जाइए, आप हार्ड वर्किंग के लिए जाइए. किसी भी जॉब में जाइए, फुल इन्वॉल्वमेंट होइए, ताकि आपको उस काम का पूरा नॉलेज मिले, पूरा अनुभव हो, ताकि जब आपका एनर्जी लेवल कम हो तो आपका एक्सपीरियंस आपके लिए काम करता रहे. अगर इनिशियल स्टेज में आप कम मेहनत से काम करेंगे और जब आपका एनर्जी लेवल कम हो जाएगा तो आपके पास अनुभव नहीं रहेगा काम का, तो वो आपके कैरियर के लिए वो ठीक नहीं है. तो इन द बिगनिंग ऑफ योर कैरियर 5-10 years it is very crucial and you have to dedicate yourself, you have to involve yourself in your whatever job you are doing. और बहुत सारे सेक्टर्स में मैंने देखा है कि एम्प्लॉयर्स को एम्प्लॉयज़ नहीं मिलते हैं. एम्प्लॉयमेंट तो है, लेकिन सैलरी का सेगमेंट जो एक्सपेक्टेशन है एम्प्लॉयज़ की, वो एम्प्लॉयर के ऑफ़र से मैच नहीं होती है. इसलिए भी लोग कुछ जॉब नहीं करते हैं. ये भी एक अनएम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा कारण है. एम्प्लॉयर का कहना है कि हम लोग नहीं अफोर्ड कर पाएंगे इस तरह की सैलरी और वो बिज़नेस लॉस में हो जाएगा. इस तरह की बातें आती हैं. तो अनएम्प्लॉयमेंट की थोड़ी बहुत कमतरता होगी भी, लेकिन एम्प्लॉयमेंट एकदम ही नहीं है ऐसा नहीं है. थोड़े बहुत पे स्केल में 19-20 है, इसके लिए थोड़ा ये गैप बढ़ रहा है, मुझे ऐसा लगता है. हाँ, मेरे ख्याल से ये बहुत ही एक अपॉर्चुनिटी भी है कि अगर आप पे स्केल को कॉम्प्रोमाइज़ करें तो यू कैन जॉइन द वर्क फोर्स समहाउ. ये वो दौर नहीं है कि भाई अगर आप करना चाहते हैं तो किसी भी लेवल पे आपको, तो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी जोन. मे बी इकोनॉमी, व्हेन द इकोनॉमी पिक्स अप, व्हेन समबडी गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी, यू कैन ग्रो सब्सटेंशियली. और ये बहुत बड़ी बात कही उन्होंने कि शुरुआत के सालों में जब काम सीख रहे हैं तो जितना मेहनत करें उसका फल आगे जाके मिल सकता है. दिवेश जी, एक सवाल ये उठता था कि आप जैसे कई लोग
ज़िंदगी में एक ही बिज़नेस करते हैं। आपने बहुत कम समय में बहुत सारे बिज़नेस में कदम रखे हैं। आप रियल एस्टेट में भी काम करते हो, आप खुद बिल्डर भी हो, स्मॉल प्रोजेक्ट्स आई बिलीव राइट नाउ, एंड आपका एक बहुत ही चलता फिरता पॉपुलर सर्विस सेंटर है कार का। आप टेलीविज़न शोज़ फंड करते हो, को प्रोड्यूस करते हो। तो व्हाट ड्राइव्स योर मोटिवेशन टू गेट इनटू डिफरेंट बिजनेसेस? सी लाइक व्हेन यू जब आपको कोई प्रपोजल आता है बिजनेस के लिए, तो आप उसमें क्या देखते हैं? देखिए, बिजनेस जब होता है तो उसमें दूसरा कोई एस्पेक्ट नहीं होता है, उसमें दो ही एस्पेक्ट होता है, मुनाफा या नुकसान। तो जिस बिज़नेस में हमको ऐसा लगता है कि मुनाफा है, उसमें कदम आगे बढ़ाना पड़ता है। और जब तक मेरा ऐसा मानना है और आप फाइनेंशियली साउंड नहीं रहेंगे, आप दूसरे की सेवा नहीं कर पाएंगे। यू हैव टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, देन ओनली यू कैन वर्क फॉर द अदर्स। क्योंकि पैसे के बगैर तो कोई काम होता नहीं। तो ऐसा है। तो मुनाफा जो है वो ड्राइविंग फोर्स है। ड्राइविंग फोर्स रहता है। तो देखिए, ये काफ़ी अब एक तो प्रॉफिट हो गया, लेकिन क्या आप बिज़नेस अनजान लोग के साथ भी करते हैं? जनरली सपोज़ कोई प्रपोजल आया है और आप उस व्यक्ति को नहीं जानते हैं, तो भी क्या आपकी हिस्ट्री में ऐसा रहा है कि ओके यू एंडेड अप वर्किंग विद them also, या is it mostly limited to trust circle? I have worked with the unknown people also, but what work it is, what documents are there, whether the work is in proper channel, that all depends, that matters. If work is proper and it is good, and the work is systematic, it is legalized, paperwork can be done properly, then we can move. हाँ, सो देखिए, ये एक बात है कि बिज़नेस में जहाँ पे नेपोटिज़म की काफ़ी बूम है, वहाँ पे हम फिर भी ज़रूरत होती है कि भाई बिज़नेस कोई एक अपॉर्चुनिटी मिले जिसमें सब कुछ प्रॉपर हो, तो इट कैन टेम्प्ट पीपल हु आर नॉट इनटू योर फ्रेंड सर्कल। सो दिवेश जी, बॉम्बे के बारे में वापस आते हैं। बॉम्बे का अगर कल को आपको कोई पार्टी कॉर्पोरेटर बना देती है वगैरह, तो आपकी क्या स्ट्रेटजी रहेगी? व्हाट विल बी योर स्ट्रेटजी टू इम्प्रूव मुंबई इन इट्स स्मॉल लेवल? भाई जब अब आदमी कोई सीएम बन जाता है या वगैरह, तो देन दे कैन से दैट कि वी विल मेक बुलेट ट्रेन्स, वी विल मेक मेट्रो, वी विल मेक बिग फ्लाईओवर्स, या वी विल स्टार्ट 2 or 3 film cities or things like that. But as at a corporator level, let us say, if suppose that opportunity comes to you, what would be your strategy? आप क्या काम करना चाहेंगे उसमें? एज ए कॉर्पोरेटर, जो लोगों की सिविक एबिलिटीज़ का काम है, उसकी प्रियोरिटी हम लोगों की रहेगी। लोग रीडेवलपमेंट का काम कैसे फास्ट हो, डीपी रोड्स जहाँ जहाँ स्लम्स के कारण अटके हैं, उसको हम कैसे बूस्ट कर सकते हैं, स्लम्स को हम कैसे डीपी रोड से हटा के उनको जो पीएपीज़ हैं उसमें शिफ्ट कर सकते हैं, क्या उसकी क्या पॉलिसी बनाई जा सकती है। पीएपीज़ में देने के बाद अगर वो रोड बीएमसी डेवलप करती है तो लैंड ओनर को कैसे उसे कंपनसेट कराएंगे, ये सारी बात हम लोग लेंगे। और जो ऑटो रिक्शा या टैक्सीज़ बोलें, इनके पार्किंग की एक बहुत बड़ी समस्या है। ये सड़कों पे पार्क कर देते हैं, अनऑथराइज तरीके से रहते हैं, और इनके मतलब जो पार्किंग कराते हैं उनकी गुंडागर्दी, हफ्ता वसूली, पुलिस की मिलीभगत, इनके पार्किंग की एक प्रॉपर व्यवस्था, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की चीज़ें हैं उनकी व्यवस्था सही से करने की, और उससे गवर्नमेंट की रेवेन्यू भी बढ़े, ऐसी हम लोग व्यवस्था करने का मैं प्रयास करूंगा। क्योंकि मैं मेरे क्षेत्र में देखता हूं कि बहुत सारे अनऑथराइज पार्किंग्स रिक्शास की, टैक्सीज़ की होती रहती हैं, और उसमें बहुत सारे अनधिकृत काम भी होते हैं। जो पार्किंग कराते हैं वो भी पैसे लेते हैं, हफ्ताखोरी होती है, और इसमें जो बीएमसी का रेवेन्यू है वो लॉस होता है। तो इसको हम लोग एक प्रॉपर इसका रूल्स फ्रेम करके, एक पॉलिसी बना करके, कैसे ये कॉन्ट्रैक्ट हम बीएमसी के मार्फत दें और प्रॉपर
उसका चैनलाइज्ड हो, प्रॉपरली पार्क्ड हो, उसकी सुरक्षा की व्यवस्था हो, और वो बीएमसी कैसे रेवेन्यू इसमें जनरेट कर सकती है, ये भी हम लोग देखेंगे। तो ये दोनों के लिए फ़ायदेमंद है, बीएमसी के लिए भी और जो रिक्शा के ओनर्स हैं उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है। बॉम्बे में पहले जहाँ पे लोग अपनी व्हीकल रखते ही नहीं थे कि भाई उतरते ही ऑटो मिल जाएगी, टैक्सी मिल जाएगी, बारिश में कहीं फंसे हैं तो कोई भी टैक्सी में घुस जाएंगे, हमें वो घर ले जाएगा। वो व्यवस्था काफ़ी चरमरा गई है और इसमें सभी का लॉस हो रहा है, चाहे जैसे बीएमसी हो, चाहे वो ऑटो चलाने वाले हो। दे ऑल्सो रिक्वायर टू बी हैप्पियर विद देयर अर्निंग्स, and the passenger also, he has to be happy, he has to be able to rely on public transport, then only the sale of cars can come down. Maybe शायद कहीं ना कहीं देखो मैं तो प्रीवी नहीं हूँ इस गेम में, क्या पता ये भी बड़े लोगों की मिली भगत हो कि ऑटो रिक्शा वगैरह की सप्लाई कम कर दो, कार ज़्यादा बिकेंगी, बट दैट इज़ अ डिफरेंट मैटर फॉर अ डिफरेंट प्लेस. वी विल टच अपॉन दैट लेटर. दिवेश जी, एनी लास्ट वर्ड्स you want to say? Anything that comes to your mind? Divesh ji is born and is a hardcore Mumbaikar, and first of all, he has a lot going for him when he is entering politics. There is a lot at stake for him कि एक अच्छा खासा बिजनेस है, उसके अलावा अब ये कर रहे हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द बेस्ट टू हिज एफर्ट्स. और आगे दिवेश जी आप कुछ, मेरे ख्याल से कुछ रह गया हो, बहुत बातें हैं. कुछ नहीं, देखिए मुंबईकर हैं हम, और मुंबई के लिए हमारा दिल धड़कता है, और मुंबई एक अंतर्राष्ट्रीय दर्जे का शहर कैसे बन सकता है वो हम सुनिश्चित करना चाहते हैं. जब हम कोई अंतर्राष्ट्रीय शहर में जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ की सड़कें कैसी हैं, वहाँ की बिल्डिंग्स कैसे हैं, पार्किंग व्यवस्था कैसी है, वहाँ पे वातावरण कैसा है, पोल्यूशन लेवल क्या है, झाड़ पेड़ कितनी ग्रीनरी है, वो हम देखते हैं. और उस तरीके से हम अंतर्राष्ट्रीय शहर का आकलन करते हैं कि वाह ये शहर बहुत अच्छा है, ग्रीनरी है, सड़कें अच्छी हैं, बिल्डिंग्स अच्छे हैं, पार्किंग की व्यवस्था है, सब पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा चल रहा है, तुरंत मिल जाता है. इस तरीके से हम अंतर्राष्ट्रीय शहर का आकलन करते हैं. तो उस दर्जे का शहर मुंबई शहर बनना चाहिए. कोई फॉरेनर आए तो बोले वाह दिस इज़ मुंबई, ये अंतर्राष्ट्रीय शहर है, ये तो हमारे शहर से भी अच्छा शहर है, ग्रीनरी है, फ्रेश एयर है, पॉल्यूशन मुक्त है, सड़कें गड्ढा मुक्त हैं, बिजली पानी सब व्यवस्थित मिलती हैं, बिल्डिंगें ग्रीन बिल्डिंग्स हैं, सोलार पैनल से चल रही हैं, सारी चीज़ें. ऐसा सुसज्जित अंतर्राष्ट्रीय शहर मुंबई बने, ऐसा हम लोग चाह रहे हैं. हम सभी यही चाहते हैं. और बस एक लास्ट नोट मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि विकास ऐसा हो कि उसमें सब शामिल हो सकें, कि पॉलिटिशियंस का जो एक समझ लीजिए जो ऑलरेडी हमारे एग्जिस्टिंग पॉलिटिशियंस रहे हैं वो बड़ा विजन दिखा के छोटी छोटी बिल्डिंगें तोड़ देते हैं, दुकानें हटा देते हैं, हॉकर्स को निकाल देते हैं. ये सब नहीं होना चाहिए. हाँ, और फ्रेश क्रॉप ऑफ लीडर्स से हम यही उम्मीद रखते हैं. तो थैंक्स अ लॉट दिवेश जी. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू.